नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और अब सिर्फ आखिरी चरण का चुनाव बचा है। 7 चरणों में चुनाव होने थे, 6 चरण हो चुके हैं। अब सिर्फ आखिरी चरण का चुनाव होना है। जिन राज्यों में ये चुनाव होना है, उन राज्यों में भी हमारी टीम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। हम आम लोगों से भी बात कर रहे हैं, नेताओं से भी बात कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच यूथ से बात भी कर रहे हैं। उनके क्या मुद्दे हैं, उनको क्या लगता है, चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव प्रचार के लिए जब आती है, कोई भी नेता हो, वो युवाओं की बात जरूर करता है। लेकिन इन सब के बीच युवा कहाँ है, जिन सुविधाओं, जिन दावों, जिन वादों की बातें होती हैं, क्या वो उस युवा तक पहुंच रहा है, ये सब कुछ जानने समझने की कोशिश हम करते हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं। तमाम युवा हमारे साथ, छात्र मौजूद हैं यहाँ पर। इनसे बात करेंगे, जानेंगे इन लोगों को क्या लगता है, क्या चुनौतियां हैं। हालांकि चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, पंजाब के बाकी शहरों के मुकाबले बहुत बेहतरीन शहर है। तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद युवाओं को वो चीजें, वो दावे जो नेता करते हैं, वो सब लगता है कि वो पूरे हो रहे हैं और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज आगे के लिए दिख रही है। ये सब कुछ समझेंगे। बहुत स्वागत है आप सबका। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप, यूथ के लिहाज से बात करें, एक तो हम लोग चंडीगढ़ में हैं, पंजाब के अलग अलग शहरों में मैं होकर आया, देश के अलग अलग हिस्सों में गया, सबके युवाओं की समस्या कुछ अलग हो जाती है, लेकिन बेसिक वही रोजगार और पढ़ाई की बेस्ट जो व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर क्या क्या चुनौतियां आप लोग देखते हैं करियर के लिए, या पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उन वो आप लोगों के लिए उतने जरूरी हैं, या क्या क्या? भाई, जहाँ पे हमारा देश खड़ा है, मतलब वो इतने बड़े क्राइसिस में है, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी क्राइसिस में है। उस क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है। और 45 सालों में सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो सबसे ज़्यादा है। और एजुकेशन जितने भी अदारे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके हैं, तो सारी एजुकेशन प्राइवेट करने की तरफ इनका कदम बढ़ रहे हैं। जैसे और जो हमारे जहाँ से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है, जहाँ से आस बनती है कि यूथ पढ़ेगा लिखेगा उसके बाद जॉब लेगा, सरकारी जॉब लेगा, तो वो सारे प्राइवेट मोदी सरकार, मतलब कांग्रेस ने भी इनिशिएट किया था 1991 में जो एलपीजी की पॉलिसी आई। उसका जितनी भी सरकारें आई उन्होंने सारा पूरा होलसेल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर किया है। तो वो एक बड़ा संकट है कि जब आप हर चीज तो प्राइवेट कर रहे हो, ठेके पे कर रहे हो। मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी पे आप खड़ के बात कर रहे हैं, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में ही मतलब लगभग 80 to 90% बंदे प्राइवेट काम कर रहे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी उनको अपना कर्मचारी भी नहीं मानती। यहाँ पे मेंटेनेंस में वर्कर काम करते हैं, उनको हर दूसरे तीसरे महीने सैलरी लेने के लिए जो निगुनी सैलरी मिलती है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारी इकॉनमी बड़े संकट में है। संकट में इसलिए क्योंकि हमारे जो देश के हुक्मरान हैं, उन्होंने हमारी देश की इकोनॉमी को बाहर के जो पूंजीपति हैं, जो बाहर की टॉप एमएनसीज हैं, यूएसए की, WTO MF की गिरवी रख दिया है। तो वो बड़ा संकट बताया है। जा रहा है ना कि हमारी इकोनॉमी जो है वो दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। अब हम नंबर 3 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सब के बीच हाँ, वो आप इंडिकेटर से देखोगे ना कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जो हमारे लोग हैं उनकी उनकी जेब में पैसा है। मतलब एक तरफ तो चीख चीख के ये बोला जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। ये एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ दे रहे हैं, ये एक्नॉलेजमेंट है कि इतनी बुरी हालत है कि 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है। आंकड़े इससे भी ज्यादा होंगे। और इनइक्वालिटी की आप बात करोगे तो इनइक्वालिटी का गैप बहुत बड़ा बड़ा है। मतलब हर हर मतलब लॉकडाउन में ही जो बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी की इनकम कई गुना बढ़ी है, और जो गरीब है वो और गरीब हुआ है। तो इकोनॉमी में संकट बड़ा है। जब तक आपकी अपनी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट नहीं होती, जब तक आप पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करोगे, तो चैलेंज हमारे सामने खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है, अब तो चुनाव है, सारे लोग मैदान में हैं, किसी से लगता है कि किसी के पास उस टाइप का विजन पॉलिसी कुछ है? मतलब देखो, बातें तो हो रही हैं। मतलब आज ये भी बात हो रही है कि 90% जो लोग हैं वो SC ST OBC और मिनोरिटीज हैं, और उनकी सत्ता में हिस्सेदारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मीडिया इदारों की बात करो, मैंने सर्च किया थोड़ा, तो टॉप 121 मीडिया हाउसेस की जो टॉप लीडरशिप है उसमें एक भी दलित नहीं है। तो हर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में लगातार जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी, वो है ही नहीं है, वो निगुनी है। तो वो एक तो वो बहुत बड़ा इशू है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं वो उस पर असर नहीं होता। मतलब जितनी आज जो हमारे देश का संकट खड़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, इन्फ्लेशन है, इनइक्वालिटी है, और उसके साथ साथ इन तीन चीजों के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बीमारी है जो बीजेपी RSS लेके आई है, वो नफरत की राजनीति। मतलब आपने रोजगार की बात नहीं करनी, आपने इन्फ्लेशन की बात नहीं करनी, आपने नफरत करनी है कि आपने लोगों पे बुलडोजर चलाना है। मतलब इस देश में बुलडोजर राज चला है कि जो लोग रोजगार की बात करें आप उसको हिंदू मुस्लिम दे रहे हो। मतलब आप उनको, जो रेपिस्ट है उनको गले में हार पकड़ा रहे हो। ब्रिजभून जैसे बंदों को आपने MP बना रखा है। तो देश उस तरफ, उस मोड़ पे खड़ा है जहां पे इसने शिफ्ट लेनी है। तो
इस चीज से आस करना कि कांग्रेस कुछ करेगी, बीजेपी कुछ करेगी, आम आदमी पार्टी या कोई और इलेक्टोरल लेफ्ट पार्टी कुछ करेगी, उससे बेहतर है एज ए यूथ मैं सोचता हूँ कि हमारे जो देश के युवा हैं, हमारे देश के जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो अलग अलग अप्रेस्ड एक्सप्लॉइटेड आइडेंटिटी, उनको मोबिलाइज होना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जब तक ग्राउंड से प्रेशर नहीं होगा कांग्रेस भी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी भी कुछ नहीं करेगी। अगर ग्राउंड से मूवमेंट उठेगी तब जाके कुछ होगा। इम्पोर्टेंट बात है, जब तक ग्राउंड से प्रेशर नहीं होगा या उस तरीके से मोबिलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो नजर नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? सारा। सारा, क्या इनकी भी बात आपने सुनी, आपको क्या लगता है? पहले तो मुझे बताइए चैलेंजेस क्या दिखते हैं यूथ को लेकर, और अभी पॉलिटिकली बहुत सारे भाषण हो रहे हैं इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पे, बहुत अलग अलग क्लिप्स हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? उन इश्यूज पर बात होनी चाहिए, डिफरेंट इश्यूज पर बात? देखो, सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे विद्यार्थियों की, नौजवानों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो बात आती है वो एम्प्लॉयमेंट की आती है। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड देखें पिछले समय का देश का, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले, उसके अकॉर्डिंगली आज जितनी देश में टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, उसमें से 83% नौजवान है जिनकी उम्र 29 साल से कम है, मतलब हम जैसे नौजवान हैं। और मतलब ये बहुत आम बात बन गई है आज कि मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो पक्की नहीं मिलेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। यहाँ तक कि जो फौज है उसका भी ठेकाकरण कर दिया है, अग्निपथ योजना आ गई है, जैसे है ना, अग्निवीर योजना, सॉरी। मतलब ऐसी कितने ही स्कीम्स बार बार आती है। जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात करें, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 2010 के बाद कोई बड़े स्केल पे ऐसी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जो भी प्रोफेसर आज रिटायर होगा उसके बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट पे ही आएगा। और ये चीज सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे पूरे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये किया जा रहा है। जैसे जो फंडिंग है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, वो कम की जा रही है। वैसे वादा किया जाता है कि हाँ हम 6% देंगे जीडीपी का, या हम बहुत ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, उसका स्टैंडर्ड है वो बेहतर करेंगे। पर असल में क्या हुआ है, 2024 का जो बजट था उसमें यूजीसी, जिसने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देनी होती है, उसका बजट 61% काट दिया गया, 61% काट दिया। तो मतलब असल में बात ये है ना कि सरकार जो दावे कर रही है वो दावे बस हवाई हैं, वो गप्पे हैं। असल में जो वो कर रहे हैं वो बहुत एंटी स्टूडेंट है, एंटी मतलब नौजवान है। और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अगर हम देखें तो कुल में मतलब जैसे स्टूडेंट्स पे असर क्या आता है इसका, जैसे जो स्टूडेंट सुसाइड्स हैं वो कितनी बढ़ रही है पिछले सालों में। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ही पिछले समय में 2 सुसाइड्स हुए हैं, और एक स्टूडेंट ने तो लिखा भी है कि मैं बहुत एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरा मतलब मैं कहीं पे मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है और मुझे बहुत मतलब इसमें बोझ समझ रहा हूँ इसको। मतलब इस हद तक ही आ जाना, फिर भी जो सरकार है वो अपना मुंह मोड़ के मतलब बाकी हिंदू मुसलमान करना, नकली दुश्मन खड़ा करना एक, क्यों? ताकि जो लोग हैं वो अपनी असल दिक्कत ना समझ सकें कि असल में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उन मुद्दों पे आनी चाहिए ना बात। जैसे हम अब बात करते हैं एजुकेशन के स्टैंडर्ड की, तो लगातार जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो भी तो गिर रहा है। अब या जो भारत की इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं जो उनका जो रैंकिंग है वो लगातार गिर रहा है, रिसर्च का जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है वो लगातार गिर रहा है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए मतलब जो आप कहो कि रिसर्च को या एजुकेशन को कोई ऐसी कुछ किया जाए कि उनको बेहतर किया जाए, वैसा कुछ नहीं हो रहा। लगातार ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी आवाज उठाते हैं, मतलब किसी के लिए, किसी के हक के लिए, है ना, कोई डेमोक्रेटिक राइट्स की मूवमेंट होती है उसको लगातार दबाया जाता है। स्टूडेंट्स को, जर्नलिस्ट को लगातार मतलब जेल में डाल दिया जाता है। कोई स्टूडेंट मूवमेंट उठती है तो लाठी चार्ज किया जाता है, वाटर कैनन चलाई जाती हैं, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस यूनिवर्सिटी में भी पुलिस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई स्टूडेंट मूवमेंट होती है, कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है, तो पुलिस बुला ली जाती है, डराया धमकाया जाता है पुलिस की तरफ से। तो ऐसी चीजें जो हैं, मतलब एक पूरा जो डेमोक्रेटिक माहौल है उस पर भी अटैक किया जा रहा है पिछले समय से। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही पार्टी की बात है, मतलब हम अगर कोई लोगों को वाकई लगता है, क्योंकि जब विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते हैं तो समझ में आता है, एक उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी है, एक वे ऑफ पॉलिटिक्स भी है। वाकई ऐसा लगता है जो कहा जा रहा है कि अगर एक बार फिर बीजेपी की सरकार आती है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, अगर आती है तो वाकई चुनाव नहीं होंगे, संविधान बदल देंगे, ये डिस्कशन होता है कभी आप लोगों में? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। देखो, मतलब चुनाव ना होना इसका मतलब ये होता है कि फैशिज्म है किसी देश में। मतलब इस टाइम पे देश में फैशिज्म तो नहीं है क्योंकि अब इलेक्शंस हो रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए देखिए, जैसे जो मतलब जो पार्टी है उनकी जो पीछे आइडियोलॉजी चलती है आरएसएस की, वो तो फैशिस्ट आइडियोलॉजी है ना, वो तो चाहते हैं, मतलब अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है
पर पीछे क्या उसकी बात नहीं होती? क्या उनके नेताओं ने कभी बयान नहीं दिए? ये सच नहीं है, ये बात चलती है। मतलब पॉलिटिक्स में आप उनके आराम से उनके बयान ही देख सकते हो खुद कि 2024 के बाद हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे या कुछ है। पर मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है, और ये करना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो इंडिया में लोग हैं वो इतने समझदार हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। पिछले समय में लोगों ने अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ मतलब बड़ी मूवमेंट्स, बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। साउथ इंडिया में देख लो या नॉर्थ ईस्ट में देख लो, मतलब लोगों को आपस में लड़ाना धमकाना कुछ टाइम के लिए चल सके, जैसे हिंदू मुसलमान किया यहाँ सारा कुछ। पर जब लोगों का इतना बुरा हाल है कि 80 करोड़ लोग तो आप खुद ही मान रहे हो कि वो राशन पे जी रहे हैं, इतना बुरा हाल है, तो लोगों के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। लोगों के लिए मायने क्या रखता है कि हमें एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, क्या हम पढ़ पा रहे हैं, क्या हमारे पास खाना है खाने को, हमारी रोजी रोटी चल रही है कि नहीं, यही बातें हैं ना। अब एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब करके एक संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक रिपोर्ट आई थी कि इस टाइम पे इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो अंग्रेजों के टाइम से भी ज्यादा है। मतलब ये सुनने में भी कितनी मतलब वो लगती है बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर आज ये हाल है इंडिया का। मतलब जो जैसे बड़े जो रीजन क्या कैपिटलिस्ट लगता है हैं। आपको? ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से है हाँ जी, या और भी कुछ है? इसका खास रीजन है। मतलब ये बहुत अगर आप देखोगे तो ये बहुत क्लियर रीजन है कि इंडिया में आज कुछ कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडियन कैपिटलिस्ट हैं, मान लो अंबानी अडानी जैसे हो गए, टाटा बिरला मित्तल, ये सारे ग्रुप्स हैं इनके, है ना। ये आज मतलब कैपिटल पे जो सारी मतलब जो इनकी जो कंपनीज हैं, ये जैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनका प्रॉफिट पिछले सालों में जब से ये आए हैं लगातार बढ़ रहा है। मतलब दुगना 4 गुना मतलब लगातार बढ़ रहा है। और जो लोग हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी जो मतलब हालतें हैं, वो लगातार बदतर हो रही हैं। और ये मतलब आंकड़े ही हैं कि पिछले 10 सालों में मतलब सरकार ने इन बड़े कैपिटलिस्ट के जो कर्जे हैं, 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए हैं। 10 लाख करोड़ के, मतलब ऐसी जगहों पे सरकार पैसा खर्च रही है अपना, जो कहाँ खर्चा जाना चाहिए, यूथ पे खर्चा जाना चाहिए। हम नौजवान हैं, हम कहते हैं कि हमारे लिए नई यूनिवर्सिटीज बनाओ। अब आज इतनी डिबेट चलती है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, सुसाइड्स बढ़ रही हैं, डिप्रेशन आ रहा है स्टूडेंट्स में। तो इसको कम करने के लिए अब दिक्कत क्या है कि सीट्स बहुत कम होती है ना। अब स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और सीट्स इतनी कम है कि कंपटीशन बढ़ेगा ही अपने आप। तो उस अगर वो पैसा नई यूनिवर्सिटीज, नई कॉलेज खोलने में लगाया जाए तो, पर वो खर्चा कहाँ जा रहा है? वो ऐसी जगहों पे और वो लोगों का ही पैसा है, वो टैक्सेस का पैसा है ना। अब जैसे ये जो इलेक्शंस हैं, ये हिस्ट्री की सबसे ज्यादा महंगी इलेक्शंस हैं आज तक की, जिसपे 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च रहे हैं ये लोग, 1 लाख करोड़। अब ये भी तो लोगों का ही पैसा है ना, तो ये लोगों पे वापस क्यों नहीं खर्चा जा रहा? इसको लेकर तो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। जब ये बात शुरू होती है तो उस पर तमाम अलग अलग पार्टीज के अपने अपने रिएक्शंस हैं, अपने अपने हिसाब से। आप लोगों को लगता है कम से कम वन नेशन वन इलेक्शन तो होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि हर 6 महीने 4 महीने पे एक चुनाव हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब देखो, इंडिया जितना, जहाँ पे जितने तरह के लोग रहते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब एक सेंट्रलाइज। अगर हम 1 लाख करोड़ रुपए लोकसभा में खर्च कर रहे हैं, कहीं विधानसभा हो रही है वहां कुछ और ये पैसा जरूरी नहीं है ना खर्चना। मतलब ये पैसा कैसे खर्चा जा रहा है? ये इश्तेहारों पे, मीडिया के जरिए अपनी मशहूरी करने में खर्चा जा रहा है ना। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज खर्चा जा रहा है। जो इन्वॉल्व हो रहा है उस पर भी तो पैसा लग रहा है, और वो भी बहुत पैसा लग रहा है। नहीं, देखो ना, अब मैक्सिमम पैसा जो लगाया जाता है पार्टीज के द्वारा, वो कहाँ लगाया जाता है? वो इश्तेहारबाजी करते हैं। आप किसी हाईवे पे चले जाओ, मतलब पंजाब का ही कोई हाईवे ले लो, तो आपको बोर्ड ही बोर्ड दिखेंगे, चाहे उन्होंने वो किया हो ना किया, वो झूठ से भरे बोर्ड होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भी कभी कभार पोस्टर लगे होते हैं पार्टियों के। मतलब इस हद तक जो पैसा खर्चा जाता है वो लोगों का ही पैसा होता है ना। हाँ, वो सवाल कहाँ पे? अब देखो, पीएम केयर्स फंड था, उन्होंने कितने हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, आज तक उसका कोई हमें जवाब मिला कि वो कहाँ गया, उसका क्या किया गया? वो खाली है ना। मतलब हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। अभी लग रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी है, सारे लोग तो अब मैदान में हैं, अब तो जो भी होगा आप ही लोग तय करेंगे कौन बनेगा। किसी का विजन दिखता है इस टाइप का कि वो कुछ बेहतर करेगा? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आज मतलब कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिससे हम उम्मीद करें, कोई आस रखे कि ये हम आके मतलब हमारा कुछ बेहतर कर देंगे। जैसे लोगों ने आम आदमी पार्टी पे भी भरोसा काफी रखा था, उनका भी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें, पंजाब का ही अगर आप देख लो, तो उसमें बहुत सारा वो मिलता है कि जो उन्होंने कहा था उससे उल्टा ही हुआ। जैसे एजुकेशन को उन्होंने कहा था कि हम एजुकेशन पे शिक्षा ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ नहीं होने देवांगे, कि शिक्षा में जो लोन्स वगैरह है वो हम वो कर देंगे, ठीक कर देंगे। उन्होंने किया क्या? पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के स्टूडेंट्स के ऊपर 250 करोड़ का लोन था यूनिवर्सिटी के ऊपर, और उनकी जो ग्रांट थी उसको कम कर दिया था। वो लोग 40 दिन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठे रहे पक्के धरने पे। 40 दिन के बाद उन्होंने लड़ के अपना हक लिया ना, जो कर्जा था वो माफ करवाया। अब ये मतलब एंटी स्टेट आपको एक
पूरा प्रोटेस्ट रखना पड़ा, पक्का धरना आपको बैठना पड़ा, कोई एमएलए आता था यूनिवर्सिटी में उसको घेर लेते थे स्टूडेंट्स कि आप जवाब दो हमें, ऐसे लेने पड़ रहे हैं ना हक। तो उसका हल भी यही है कि जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, जो आज और भी मतलब हम सिर्फ, मैं तो एज अ स्टूडेंट बात कर रही हूँ, पर जो और भी सेक्शन है सोसाइटी के जो आज दबे कुचले हैं, जो मजदूर हैं आज, जो सबसे ज्यादा मतलब डिप्राइव्ड है देश में, मतलब सब लोग इकट्ठे होके मतलब अपने स्टोरी यही है कि जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, और अभी विजन वो नजर नहीं आ रहा किसी के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, आगे आइए। क्या शुभ नाम है? सुखराज सिंह। आप क्या देख रहे हैं इशू? सबकी बात आप सुन रहे हैं यूथ के लिए, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, और अगर यही सिचुएशन है कि विजन किसी के पास नहीं है, तो ये हम लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि बटन किसका दबाएं। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿੱਕਲੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਹ ਕਰੂਗੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਈ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਆਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਬਟ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, मुद्दे होने चाहिए ने असल पढ़ाई दा। फ्री वाली पॉलिटिक्स होनी चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पंजाब में ही बहुत से, मैं छोटे छोटे शहरों में भी गया, वहां पर भी जो यूथ है उसका कहना है कि फ्री नहीं होना चाहिए। अब काम दे दो या रिबेट दे दो, फ्री नहीं होना चाहिए। वो भी बोझ घूम फिर कर हम पर पड़ता है, एक आदत और खराब हो जाती है, काम और नहीं होगा। बिल्कुल ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਬੋਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ फ्री वाइज है। नहीं, देखिए ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं और सब देखते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि बहुत से राज्यों में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, बहुत जगह ऐसे भी लोग मुझे मिले जिन्हें फ्री राशन मिल रहा है, आवास योजना का घर मिला हुआ है, जिनके घर में किसी को माता बहना को पेंशन मिल रही है। तो ऐसे वो तबका भी है जो कहता है कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सब कुछ मिल जा रहा है। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, तो ये तो एक जनरेशन भी खराब हो रही है। नहीं, कोई जनरेशन नहीं खराब हो रही, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ 33% ਏਰੀਆ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 80 करोड़ लोग कौन है जिनको राशन मिल रहा है? ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਕਿੰਨਾ ਬਿਗੇਸਟ ਸਕੈਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੀਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ समझ रहे हैं सब इस पर। देखिए मैं आता हूँ, और भी लोगों को मैं बात कर लूँ, काफी लोग। क्या शुभ नाम है? श्रेया। श्रेया, सबकी बात आप सुन रही हैं। एक तो चैलेंजेस, दूसरा अभी सेंटर में बीजेपी है, एक तरफ बीजेपी है, उनका कोई काम ठीक लगता है या जो खराब लगता है वो। दूसरा कांग्रेस, राहुल गांधी की मैं बात कर लेता हूँ, वो कह रहे हैं हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, पहली नौकरी युवा को देंगे तो 1 लाख रुपए मिनिमम गारंटी करेंगे। तो इन सब चीजों पर किधर लगता है कि कौन ठीक है, विजन किसका ठीक है, भरोसा दिखाई देता है? पहली बात तो मैं, ये जो आजकल धर्म की बात इतनी चल रही है कि इनइक्वालिटी है, ये है वो है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर इनइक्वालिटी है बिटवीन रिलीजन्स तो यूसीसी को क्यों नहीं मतलब सपोर्ट करते, यूसीसी का अपोज क्यों किया जाता है? उससे तो इक्वालिटी आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। एक रिलीजन में आप पॉलीगामी अलाउड कर रहे हो और बाकी रिलीजन्स को आप उसी पे पनिश कर रहे हो, इम्प्रिजनमेंट है, जो भी है, तो फिर यूसीसी को क्यों अपोज कर रहे हो? अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो फिर यूसीसी का सपोर्ट करो।
दूसरी बात ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है वो है, बल्कि पिछले 10 साल में 90,000 स्टार्टअप्स हुए हैं इंडिया में, जिसमें से 108 यूनिकॉर्न बने हैं। देखो, बिजनेस एक कह लो तो आप मतलब अनसर्टेन ही होता है। आप कुछ भी करोगे, हो सकता है आप जॉब में भी फेल हो जाओ, इसमें कुछ वो नहीं है। आप कुछ भी बिगेन करोगे तो आप वो अनसर्टेनिटी से ही करोगे। आप किसी भी चीज में श्योर नहीं हो सकते कि हम होंगे। हम कोई डिग्री भी परस्यू करते हैं। अब मैं फार्मेसी कर रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मुझे आगे जाके बहुत अच्छी जॉब मिलेगी एंड आई विल बी हैप्पी विद व्हाट आई एम परस्यूइंग। तो ये चीज तो अनसर्टेन ही रहती है, इसमें फेल ये इसका कोई वो नहीं होता, बट इनिशिएटिव लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात ये कि अगर हमारी इकोनॉमी की बात की जाए तो हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की हो गई है, और आने वालों का विजन है कि वो 5 ट्रिलियन बनेगी, और हम लोग थर्ड उस पे बनेंगे, इवन दो वी आर वेरी क्लोज टू क्रॉसिंग जापान। तो फिर हम नीचे कैसे जा रहे हैं इकोनॉमी में? जबकि देखा जाए कि हम लोग एक ऐसे टाइम पे आ गए थे जब हमारे पास बहुत ही कुछ चंद दिनों का हमारे पास फंड्स बचे थे। तो हम बोलते हैं कि तब मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे से क्राइसिस हैंडल किए, ये किए, बट वो क्राइसिस आए क्यों? इतने हम उस मोमेंट में आ क्यों गए कि वो चीजें हमें हैंडल करनी पड़ी उस तरीके से? हम उस पॉइंट तक हमें आना ही नहीं चाहिए था। और फिर रही बात जो ये लोग बोलते हैं कि धर्म की पॉलिटिक्स, अगर वो हिंदुओं का कर रहे हैं तो उसके साथ ही बाबरी मस्जिद भी बनी है, और अगर वो हम हिंदुओं का कर रहे हैं तो उन्होंने सिख के लिए भी उतना ही किया है। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी लाया गया है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और वीर बाल दिवस भी इन्होंने ही, बीजेपी ने ही जो है वो रिकॉग्निशन दी है। बुलडोजर इलीगल प्रॉपर्टीज पर चलाए गए हैं। कौन सा सारे मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है? कहाँ सारे मुसलमान? अगर आपने स्टैटिस्टिक्स देखे हो तो यूपी की विमेन और यूपी के मुस्लिम्स बहुत हैप्पी हैं योगी से। इनफैक्ट कि जो मुस्लिम वुमेन थी वो बहुत अपने आप को सप्रेस्ड फील करती थी, और जब से उनका ट्रिपल तलाक वाला वो अबॉलिश किया गया है, वो बहुत एम्पावर्ड फील करती हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक अबॉलिश किया गया है। वरना उनके लिए ये बहुत ही सप्रेस्ड और ऑप्रेसिव बात थी। रोजगार देने से तलाक का कोई लेना देना नहीं है। रोजगार देने से तलाक हो जाए और फिर आप हिंदू रोजगार देके तलाक दे दो। हाँ, आपकी बात सुनिए, आप अब सुनो। परसों की बात है, परसों की, आप कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। परसों की बात है कि गौरक्षकों ने एक इंसान को, मतलब वो मुसलमान था, वो अपने काम से जा रहा था, ठीक है, उसको रोक के, उसकी गाड़ी रोक के उसको पीट के उसको मार दिया। आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। आप डाटा उठा के देखो, मॉब लिंचिंग्स पिछले समय में जब से बीजेपी आई है कितनी बढ़ी हैं। मतलब ये तो होगा कि आप फैक्ट्स को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते क्योंकि आपका नैरेटिव नहीं सपोर्ट करता उनको। आप ये कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा अनएम्प्लॉयमेंट, आप कह रहे हो कि हो ही नहीं रही, इनइक्वालिटी नहीं है। मतलब अगर आप एक्नॉलेज नहीं करना चाहते उन आंकड़ों को, देखो ना, आप यूसीसी का, एक मिनट बात सुनो, यूसीसी को तो पहली बार बात सुनो, तो पहली बार यूसीसी की तो मैंने बात ही नहीं की थी, वो आपने खुद शुरू की ना। मैंने कहा मैं अपोज कर रही हूँ ना, मैंने बोला मैं अपोज कर रही हूँ ना, मैंने बोला ऑपोजिशन। आपने बोला आप अपोज क्यों कर रहे हो, आपने बोला अपोज क्यों कर रही है? तो सुनो ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन की बात की है, जो हिंदू मुस्लिम की बात की है, आप लोगों के कांग्रेस का मैनिफेस्टो, एक एक करके बोलिए तो सबकी बात समझ आएगी। एक मिनट में आ रहा हूं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जब बीजेपी के जो लीडर हैं वो स्टेज पे खड़ के कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसे नारे आप लोगों के लीडर स्टेज पे खड़ के बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, आपके जो लीडर हैं वो प्रज्वल रेवन्ने जैसे इंसान, मतलब इतना दरिंदा ऐसा कोई किसी पार्टी में हो, फिर भी कहते हैं कि इसके बावजूद हमारी पार्टियों के रिश्ते ठीक रहेंगे। मतलब ऐसे ब्रिजभूषण को एक मिनट, ब्रिजभूषण को आप लोग प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है, ब्रिजभूषण को। एक मिनट देखो, आपकी बारी आएगी तो सुनेंगे आपकी बात। देखो, डेमोक्रेटिक तरीका होता है ना बात करने का। मैं बोल रही हूँ, आप सुनो, आपकी बात हम सुनेंगे। नहीं सुना आप बोल, एक मिनट बताने दो ना, एक मिनट। बिल्किस बानो के बिल्किस, एक मिनट बिल्किस, अरे सुनो, एक मिनट संदीप, एक मिनट
बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट थे, वो जब बाहर आए ना जेल से, उनको हार पहनाए गए, हार बीजेपी के लोगों से। ये क्यों किया? मतलब आप जितना मर्जी डिफेंड करना चाहते हो कर लो, पर आपकी बातें हवाई हैं। आप एक भी ठोस आंकड़ा नहीं दे सकते। आप ठोस आंकड़ा दीजिए ना, ठोस आंकड़ा दो आप। ये लोग ब्रिजभूषण की बात कर रहे हैं। पहली बात, उनको उसी टाइम रिमूव कर दिया गया उनकी पोस्ट से, और उनपे पूरा वो चल रहा है जो भी उनका केस है, ठीक है। जब तक कोई इंसान प्रूव नहीं हो जाता, यू कैन नॉट एक्यूज हिम, यू कैन नॉट चार्ज हिम ऑफ व्हाट ही है। बिल्किस बानो की पूरी फैमिली मार दी थी उन लोगों ने, उसके डेमोक्रेटिक वे से फैमिली मार दी उसकी। एक मिनट, चलिए ठीक है, थोड़ा सा हीटेड हो रहा है, मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करता हूँ, वापस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि हमारा यूथ की बात है। धर्म की राजनीति होती रही है। अब एक पक्ष आरोप लगाता है कि धर्म की राजनीति हो रही है, दूसरा पक्ष आरोप लगाता रहा है कि 70 सालों से तुष्टीकरण की राजनीति होती रही। तो सवाल सबसे ही होने हैं, इश्यूज अभी जो उठ रहे हैं, राम मंदिर 370, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वाकई रोजगार पर बात होनी चाहिए? बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखें, उसमें विकसित भारत की तो बात हो रही है, रोजगार नहीं दिख रहा कहीं। कांग्रेस रोजगार की बात कर रही है, लेकिन अब क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। देखो, 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत में जो रोजगार दिया है, वो हर क्षेत्र में दिया है। आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी है, तो उस सेक्टर में जो है एक स्टार्टअप स्कीम चलाकर जो भारत के युवाओं को जो है अपना सक्षम को दिखाने का एक मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा है कि भाई जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। तो इस आधार पर हमने जो है देश में जो है कि मिलेनियर्स तैयार करने, तो कितने मिलेनियर्स तैयार हुए होंगे? कुछ वेग आइडिया है आप लोगों को? जैसे भारत में 10 साल हो गए, मैं कहता हूँ चलिए सिर्फ 5 साल में लगभग 20,000 लोगों ने जो है स्टार्टअप स्टार्ट करी है। तो उस आधार में आप देखेंगे कि भारत में जो है बहुत सारे लोग जो है आज जो है अपने स्टार्टअप स्टार्ट करके बातें हैं। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सवाल मैं कर रहा हूँ, आगे इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। क्या उनके फॉलोअप्स हो रहे हैं? जो भी स्टार्टअप शुरू हुए, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है? वो कहाँ तक पहुंचे? कुछ यूनिकॉर्न जरूर बने, लेकिन क्या सब यूनिकॉर्न या सब वेल टू डू वाले सिचुएशन में है? ये इस पर थोड़ा रिसर्च। देखो सर, हर एक चीज का एक समय लगता है। तो आपने 10 साल में देखा कि कम से कम 20-22 जो है यूनिकॉर्न जो है उनको स्टेटस मिला है। तो आने वाले समय में भी मैं बोलता हूं कि इस देश में जो है 100 से ऊपर जो है यूनिकॉर्न स्टेटस मिलेगा। आप देखेंगे कि आप एजुकेशन की बात करते हो, तो आज मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। तो आज हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलवा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स खुलवा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है आज शिक्षा के क्षेत्र में अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे एम्स खोला, और साथ ही साथ विकास में कोई कमी नहीं आई। आज आप देखोगे कि देश में जो है रोड है, रोडों का जो आज से 10 साल पहले आप देखोगे कि रोड की स्थिति थी और आज की रोडों की स्थिति। तो फिर चुनाव में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? मंगलसूत्र की बात क्यों हो रही है? भैंस की बात क्यों हो रही है? विरासत की बात क्यों हो रही है? आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान करने वाला कौन है? माननीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का कहा कि रिजर्वेशन मिलेगा तो रिलीजियस आधार पर मिलना चाहिए। ये खुद राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, आप देख लो, आप सर्च कर लो। राहुल गांधी जी ने ये कहा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि जो रिजर्वेशन जो SC ST को OBC को जिसको भी रिजर्वेशन मिलता है, वो रिजर्वेशन जो है खत्म नहीं होगी। उस रिजर्वेशन को सक्षम रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद खड़े हैं। ठीक है, चलिए इधर आइए, ऐसे आइए एक बार। मुझे एक बात बताइए, हम धार्मिक विषय पे बहुत ज्यादा नहीं जाते, आप सब छात्र हैं और सब अलग अलग विंग से भी जुड़े हैं, अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। वोट जब होगा, मैं विजन की बात कर रहा हूँ सबकी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी। पहले मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के 2 साल हो गए यहाँ पर, क्या लग रहा है किस तरीके से कुछ बेहतर काम? मतलब असल में चोरों की ग्रेडेशन है, तो चोरों में सबसे ज्यादा चोरी बेहतर तरीके से कौन करता है, तो ग्रेडेशन में आप देख सकते हैं। लेकिन टॉप में बीजेपी है, चोर पार्टी है। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड सारे बेचे इन्होंने, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे, लेकिन खाए तो सब ने ना। कांग्रेस ने भी लिया, आम आदमी पार्टी ने भी लिया, TMC ने भी लिया। सत्ता से नहीं, सवाल हमेशा ही सत्ता से होता है, सवाल अपोजिशन से कभी नहीं होता। मुझे लगता है कि लेफ्ट की कुछ पार्टियां थी जिन्होंने शुरू में यह तय कर लिया था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लेंगे, बाकी सब ने लिए। बिल्कुल, मतलब वही तो मैं बात करूं, इलेक्टोरल बॉन्ड इज द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हाँ, जवाब सबसे, लेकिन पार्टी कौन है पावर में? पार्टी बीजेपी है। सबकी बात कर, अपोजिशन से सवाल तब होता है जब वो पावर में हो, लेकिन ये पावर में है, इन्हीं से सवाल होगा। अपोजिशन से क्यों सवाल करें? पावर में ये है। पंजाब वाले सवाल पे आइए, मुझे उसका जवाब दीजिए। मैं पंजाब में, मतलब वो तो वही है, उसी का बी टीम है बीजेपी की।
मतलब वर्जन है उसका टॉप, मतलब असल में गठबंधन कांग्रेस के साथ है, इंडिया अलायंस में है। आपको आने वाले सालों में देखेंगे कि आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अंदर से वो हार्ड कोर आरएसएस है बंदा जो बढ़िया बैठा हुआ, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। मतलब अगर राम मंदिर पे वो बोल रहा है, 370 पे वो बोल रहा है, तो सारी मुद्दों पे तो जो धर्म की राजनीति है, मतलब कभी इनका लीडर कोई मस्जिद में जाके सिजदा करते देखा है? सारे कभी मंदिर में जाते हैं, कभी किसी में जाते हैं। अगर देश सेकुलर है तो आप धर्म आपका पर्सनल मसला है, आप पर्सनल जाओ। आप पब्लिक पैसे से सारे मंदिरों में घूम रहे हो, है ना। माननीय नहीं है वो, ही इज नॉट माननीय, ही इज अ करप्ट पॉलिटिशियन, ही इज अ करप्ट पॉलिटिशियन, ही हैज सोल्ड द कंट्री, ही हैज सोल्ड द कंट्री, आप आ गए, सोल्ड द कंट्री। ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी से आखिरी है मेरा, मैं समझना चाह रहा हूँ, जब वोट होगा क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जब वोट होगा यही हमारे दिमाग में आएगा कि बीजेपी है जो धर्म के बिना कोई और बात नहीं करती। अब लास्ट पंजाब में आए थे मोदी जी, वो बोल रहे थे मेरा पंजाबियों से खून का रिश्ता है, लेकिन राम रहीम को कितनी बार बेल दे दी। हमारे बंदी सिख है जो सजा पूरी करके भी जेल 'ਚ बैठे ने, उन्होंने कोई वो नहीं है। सो ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ही है लोगों को। इनको लगता है कि सिर्फ बांटना ही है। क्या होगा जब वोट डालने जाएंगे? सारे इश्यूज पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज पर पढ़ने चाहिए वोट और करेंगे क्या? देखो जो सबसे बड़े इश्यूज हैं इस टाइम पे देश के, अनएम्प्लॉयमेंट और जो गैर बराबरी है, जो अमीरी गरीबी का जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ये मतलब इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की जो सरकार है, वो चाहे इसको ना एक्नॉलेज करे, इंटरनेशनली ये बात एक्नॉलेज हो चुकी है। मतलब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो वो एक्नॉलेज कर चुके हैं कि इंडिया का हाल बहुत बुरा है इस टाइम पे। अनएम्प्लॉयमेंट है जो वो लगातार बढ़ रही है, बहुत बुरा हाल है हमारे जैसे स्टूडेंट्स का। सुसाइड है जो वो बढ़ रही है। अब मतलब जैसे उन्होंने भी हवाई बातें बहुत की कि माननीय प्रधानमंत्री ने ये किया है वो किया है। ठोस आंकड़ों के बिना अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम बस प्रचारक बन रहे हैं। हम स्टूडेंट्स की तरह लॉजिकली अगर बात करें तो ठीक है। जैसे देखिए विजन की बात, हाँ विजन की वही बात है कि असल में जब लोग इकट्ठे होके, मतलब जो भी आज डिप्राइव्ड या फिर ओप्रेस्ड लोग हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारी एजुकेशन भी है वो भी लगातार प्राइवेटाइज की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी में भी नए नए कोर्स जो आ रहे हैं सारे लाख 1.5 लाख फीस वाले हैं, तो प्राइवेटाइजेशन हो रही है पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के बावजूद। तो ये इश्यूज हैं जो हमारे, अब एक आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ, एनसीआरबी का अपना, ये सरकार का अपना आंकड़ा है, आपने, मुझे लगता नहीं कि आपको पता होगा, 2016, हाँ 2016 से लेके 2016 से 22 के बीच में, मतलब इन सालों के बीच में अंडर एज लोगों के साथ, बच्चों के साथ जो रेप के स्टैटिस्टिक्स है वो 96% बढ़े हैं, 96%। क्या सरकार ने इसके ऊपर कुछ बोला? ये सरकार के खुद के आंकड़े हैं, ये मैं खुद, जो भी मैंने आंकड़ा आज गिनाया है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का है, या फिर सरकार का खुद का आंकड़ा है। इस आंकड़े पे हम क्या कहते हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब हार पहनाए जाते हैं, प्रज्वल रेवन्ने को जब उसको जाने दिया जाता है, उसके बाद उसके फादर को भी जो उसमें उस केस में अक्यूज है उसको बेल मिल जाती है। ये इश्यूज के बारे, इन इश्यूज के बारे में लोग अगर सोच के जाएं, मतलब सोचना चाहिए लोगों को। अगर इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इतने ठोस जो मुद्दे हैं इस टाइम पे, जो अमीरी गरीबी है, अब सरकार खुद कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मतलब तुम मान रहे हो कि 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं, इतनी गरीबी है, मतलब 80 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, है ना। और ये कह रहे हैं कि हाँ और लोगों को भी देंगे। मतलब असल में कोई डिबेट भी होनी चाहिए तो उस पे हमें फैक्ट्स के साथ आना चाहिए, हवाई बातें नहीं करनी चाहिए और मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ जी ठीक है, चलिए इन्होंने अपने मुद्दे बता दिए, आप लोग अपने मुद्दे बता दीजिए जल्दी से। वोट करने से पहले क्या कहना है? ये डिस्पैरिटी की बात करें अमीर गरीब की, पिछली सरकारों ने गरीबों के लिए क्या किया है? इस सरकार ने उन्हें बैंक अकाउंट्स दिलवाए हैं, पूरा उनका इंक्लूजन हुआ है, उनको वो पूरा यूपीआई सिस्टम जो भी है, उनके पास बैंक अकाउंट है। आज आप देखिए छोटे से छोटा शॉपकीपर भी है, या अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जो ई रिक्शा वाले भी हैं, जिनको हम एक तरह से नहीं सोचते कि वो इतना इन्वॉल्व होंगे इस सब चीजों में, उनके पास भी अपना प्रॉपर स्कैनर है। इसका मतलब उनके पास बैंक अकाउंट्स है, उनकी प्रॉपर इंक्लूसिविटी है चीजों में। और जबकि चिदम्बरम जी ने बोला था कि ये बहुत डिफिकल्ट है इंडिया को डिजिटलाइज। देखो मेरा तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रहेगा कि इकोनॉमी कहाँ जाए। हाँ बिल्कुल। आपका बताइए क्या रहने वाला है मुद्दा वोट से पहले? वोट से पहले मेरा मुद्दा रहेगा राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद पर जो सरकार चलेगी उस सरकार के साथ पूरा देश चलेगा।
और नंबर 2 जो राष्ट्र के लिए जो इंटेग्रिटी है उसके लिए जो देश खड़ा होगा और जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो सफाया करेगा उस जो है उस सरकार के साथ मैं खड़ा हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए, खैर सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सब अलग अलग छात्र हैं, सबके अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग हो सकता है कि पॉलिटिकल सिस्टम से भी जुड़े हों, सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होते हैं, लेकिन सबकी राय बहुत अहम है। मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि यूथ पंजाब यूनिवर्सिटी का यहाँ चंडीगढ़ में क्या सोचता है चुनावों को लेकर और जो तमाम देश भर के मुद्दे हैं उनको लेकर। और आपसे भी अपील कि जब भी आपके यहाँ मतदान हो, वोट करने के लिए जरूर निकलिएगा। जो भी मुद्दा आपको ठीक लगता है वही सोचकर वोट दीजिएगा, लेकिन वोट करने के लिए जरूर निकलिएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, एहतियात के साथ निकलिएगा, लेकिन वोट जरूर कीजिएगा। और हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिएगा। धन्यवाद।